स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। हम केकड़ा नामक कहानी सुन रहे हैं जिसका आज हम 8वां भाग सुनेंगे। कहानी बहुत ही खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। दो दुर्दांत खिलाड़ी आपस में टकराने जा रहे हैं। इस वक्त हमारा हीरो देवराज चौहान 2-1 से आगे है। चलिए बाकी बातें हमेशा की तरह एपिसोड के एंड में शुरू करते हैं। केकड़ा पार्ट 8। अगले दिन सुबह जगमोहन ने रतनचंद और राघव को तगड़ा नाश्ता कराया। इस दौरान दोनों अलग अलग कमरों में रहे और नाश्ते के दौरान बारी बारी दोनों के हाथ खोले और जगमोहन पहरेदारी के तौर पर वहीं रहा। तुम इस तरह कब तक मुझे बांधे रखोगे? राघव ने परेशानी से कहा। जगमोहन ने नाश्ते के बाद उसके हाथ पुनः बांध दिए थे। जब तक जरूरत रहेगी। मेरा तो बुरा हाल हो जाएगा इस तरह बंधे बंधे, राघव ने उखड़े स्वर में कहा। तो मैं क्या कर सकता हूं? जगमोहन ने कहा और दूसरे कमरे में रतनचंद के पास पहुंचा। जगमोहन रतनचंद को भी नाश्ता कराकर हाथ बांध चुका था। सिगरेट होगी? रतनचंद बोला। मैं नहीं पीता, कहते हुए जगमोहन कुर्सी पर बैठ गया। रतनचंद ने जगमोहन को देखा और गंभीर स्वर में बोला, एक बात का जवाब दोगे? देने लायक हुआ तो जरूर दूंगा। जिसने मुझे मारने की सुपारी देवराज चौहान को दी है, वो मुझे मारना क्यों चाहता है? ये तो बता सकते हो। मालूम होगा तुम्हें? हाँ, मालूम है। तो बताओ, बताओ मुझे। तुम्हारी ड्रग्स के धंधे की वजह से उसकी पत्नी को नशे की लत लग गई और वो जान गंवा बैठी। रतनचंद के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। मेरे ड्रग्स के धंधे की वजह से? उसके होंठों से निकला। हाँ। मैं कौन सा ड्रग्स का धंधा करता हूँ? ये तो सबको ही पता है। तुम क्या बकवास करते हो? रतनचंद मुंह बनाकर कह उठा। मैं और ड्रग्स का धंधा? हाँ, तुम और तुम्हारा ड्रग्स का धंधा, कहने वाले ने कहा और तुमने मान लिया। क्यों? नहीं मानना चाहिए क्या? मैं ड्रग्स का धंधा नहीं करता। एक्सपोर्ट का बिजनेस है मेरा। टीवी बनाने की फैक्ट्रियां हैं, कई बड़े बड़े शोरूम है मेरे, और सरकारी तौर पर मैं हथियारों की दलाली का काम करता हूँ। ड्रग्स की तो मैं शक्ल भी नहीं जानता, रतनचंद ने तीखे स्वर में कहा। और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बात मान लूं? जैसे तुमने दूसरे की बात मानी वैसे ही मेरी बात पर भी यकीन कर लो। जगमोहन के चेहरे पर हिचकिचाहट के भाव दिखाई दिए। कई पलों तक वो रतनचंद को देखता रहा। क्या देख रहे हो? रतनचंद बोला। जगमोहन उठा और बाहर निकल गया। मिनट भर बाद वापस आया तो उसके हाथों में अखबारों की कटिंग का पुलंदा था। ये अखबारों की कटिंग्स हैं, जगमोहन कुर्सी पर बैठता बोला। इनमें तुम्हारे ड्रग्स के व्यापार के बारे में खुलासा किया गया है। तुम पर तो जो अदालत में केस चल रहे हैं। बकवास मत करो, मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। रतनचंद गुर्रा उठा। मैं कोई धंधा नहीं करता। मेरे बारे में ऐसी खबरें छपने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो तुम्हारे पास ये कटिंग कहां से आ गई? ऊपर से कहते हो ड्रग्स के केस मेरे खिलाफ अदालतों में चल रहे हैं। तुम मुझे पागल समझते हो? लगता है तुमने मेरे बारे में पता ही नहीं किया। किया था, जगमोहन ने व्यंग से कहा। तुम्हारे बारे में सुनी हर बात सही निकली। कुत्ते हो तुम जो ऐसा कह रहे हो। रतनचंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। किसी ने कहा और तुमने मान लिया। ऊपर से कहते हो कि तुमने मेरे बारे में पता किया है और ड्रग्स वाली बात सही निकली। कहां फंस गया हूं मैं? मेरे सामने मेरे बारे में दावे के साथ झूठ बोल रहे हो और आंखों में जरा भी शर्म नहीं। घूंघट निकाल लूं क्या? तुम्हें तो डूब मरना चाहिए ड्रग्स के धंधे के झूठ के एवज में। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। रतनचंद का चेहरा गुस्से से भरा था। जगमोहन ने महसूस किया कि रतनचंद जैसे सच कह रहा है। वो सोचों में डूबा उठा और रतनचंद के हाथ खोलकर अखबारों की कटिंग्स का पुलंदा उसे थमा दिया। ये देखो, जगमोहन बोला। रतनचंद उन कटिंग्स को देखने लगा। कटिंग्स में अखबारों के साथ साथ कई जगह उसकी तस्वीर भी थी। ये तस्वीर तुम्हारी नहीं है? जगमोहन बोला। मेरी है, बल्कि तस्वीरों में जो कपड़े पहने हैं वो भी मेरे हैं।
उसके होंठों से हक्का-बक्का स्वर निकला। लेकिन ये सब खबरें झूठी हैं। मैंने तो आज तक नहीं पढ़ी। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारे कहने भर से झूठी नहीं हो जाएंगी खबरें, जगमोहन ने तीखे स्वर में कहा। ये किसी की चाल है। कैसी चाल? मैं नहीं जानता, लेकिन जिसने तुम्हें मेरी हत्या के लिए कहा है, ये उसकी चाल हो सकती है। ये कटिंग्स तुम्हें किसने दी हैं? उसी ने, जो तुम्हें मरवाना चाहता है। रत्नचंद पुनः अखबारों की कटिंग्स देखने लगा। कई पल इसी चुप्पी में निकल गए। ये ये अखबार है ही नहीं, रतनचंद एकाएक बोला। क्या मतलब? अखबारों का पेपर स्पेशल होता है, घटिया रद्दी का बना होता है, परंतु ये पेपर बेहतरीन क्वालिटी का है। ये कटिंग्स दिखाकर तुम लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। रतनचंद का चेहरा पुनः गुस्से से भरने लगा। मुझे लगता है कि तुम्हें बेवकूफ बनाकर मेरी हत्या के लिए तैयार किया गया है। जब तुम मेरे बारे में पता करने निकले, तो क्या वो आदमी जानता था कि तुम मेरे बारे में पता कर रहे हो? शायद जानता हो। तो उसने सब कुछ प्लान किया है। जिसने तुमने जिससे भी पूछा, वो उसी का आदमी होगा। ऐसा कैसे हो सकता है? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। मैं बड़े बड़े बिजनेस करता हूँ और जानता हूं कि सब काम किया जा सकता है। मेरे बारे में जिन लोगों से पता किया, उनसे तुम एक ही बार मिले, दोबारा तो उनसे नहीं मिले। नहीं। तो आज फिर उनसे मिलने जाओ। क्यों? क्योंकि वो सब उसी आदमी के प्लान किए व्यक्ति थे, जिसने मेरी हत्या करने के लिए तुम्हें 3 करोड़ दिए। और अखबारों में के दफ्तर में जाकर इन कटिंग्स की सच्चाई का भी पता करो। उसके बाद तुम मेरे से बात करना। तुम तो बहुत ही रौब से बात कर रहे हो। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा। बेवकूफों से मैं इसी तरह बात करता हूँ, रतनचंद ने दांत भींच कर कहा। जगमोहन उठा और रतनचंद के हाथ बांधते हुए कह उठा। बड़ी बात कह रहे हो तुम कि ये कटिंग्स झूठी हैं और हमें बेवकूफ बनाया गया है। मेरी बातों की सच्चाई जानो, उसके बाद मेरे से बात करना। जरूर। मैं आज ही सब कुछ एक बार फिर पता करूंगा। जगमोहन की आवाज में गंभीरता आ गई। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा और धर्मा नाश्ता कर रहे थे। तुम्हारा क्या ख्याल है, सोहनलाल आज देवराज चौहान से बात करा देगा? करानी तो चाहिए। सोहनलाल जानता है कि देवराज चौहान किधर है, लेकिन उसने हमें नहीं बताया। कोई भी इस तरह एकदम देवराज चौहान के बारे में नहीं बताएगा, एक्स्ट्रा बोला। अब तक हो सकता है कि उसने देवराज चौहान से बात कर ली हो और देवराज चौहान का फोन भी आए। एक्स्ट्रा कुछ चुप रहकर बोला। मुझे राघव की चिंता हो रही है। धर्मा ने फौरन में मोबाइल फोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। किसे फोन कर रहे हो? राघव को। परंतु उसका फोन तो उस जगमोहन के पास है। जगमोहन से ही बात करूंगा, उसका हाल चाल पूछूं। फोन लग गया। बेल जाने के पश्चात जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। हेलो, मैं धर्मा। बोलो। राघव कैसा है? हाथ पांव बांध कर डाल रखा है। कहता है बंधन खोल दूं, हाथ पांव दर्द कर रहे हैं। मतलब कि वो ठीक है? एकदम। उसे तब तक कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी जब तक वो कोई उल्टी हरकत नहीं करेगा। तुम ठीक नहीं कर रहे। ठीक क्या है? गोली मरवा दूं राघव को? राघव को कुछ मत करना। ये बकवासबाजी छोड़ो। मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कोई काम की बात है करने को। मैंने उसका हालचाल पूछने के लिए फोन किया था। हालचाल हो गया। अब फोन बंद करता हूं। इसके साथ ही उधर से जगमोहन ने फोन बंद कर दिया। धर्मा ने फोन बंद किया। तो राघव सलामत है? हाँ। मेरे ख्याल में आज हम राघव को छुड़ा लेंगे वहां से। एक बार देवराज चौहान का फोन आ जाए, बाकी मैं सब ठीक कर लूंगा। तभी रतनचंद बने देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया। देवराज चौहान की निगाह उन पर गई। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठता कह उठा। केकड़ा का फोन आया था अभी। देवराज चौहान के ये शब्द एकदम झूठे थे। क्या बोला केकड़ा? एक्स्ट्रा कह उठा। केकड़ा ने बताया कि रात तुम दोनों देवराज चौहान की पहचान वाले मशहूर ताला तोड़ सोहनलाल के घर गए थे। धर्मा का चेहरा गुस्से से भर उठा।
तो ये हरामी केकड़ा हम पर नजर रख रहा है। धर्मा ने एक्स्ट्रा को देखा। और क्या बोला केकड़ा? एक्स्ट्रा के माथे पर बल नजर आ रहे थे। यही जो बताया, देवराज चौहान ने कहा। एक बार हाथ लग जाए तब साले को बहुत मारूंगा। धर्मा पूर्वतः स्वर में बोला। हमारी बातें दूसरों को बता रहा है। तुम दोनों ने रात को मुझे नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हो, देवराज चौहान बोला। कोई जरूरत नहीं थी बताने की। तुम्हारी या सुंदर की तरफ से यहाँ की खबरें देवराज चौहान तक पहुंच रही हैं। इसी कारण राघव देवराज चौहान के हाथ लग गया। इसलिए अब हम चुप रहना ही ठीक समझते हैं। मैं क्यों यहाँ की खबरें बाहर करूंगा, देवराज चौहान बोला। सोच समझ कर बोलो। हमारा मतलब सुंदर से है। वो गलत काम नहीं करेगा, मेरा विश्वासी आदमी है। तो फिर हमारी बातें तुम बाहर निकाल रहे होगे, एक्स्ट्रा ने गहरी सांस लेकर कहा। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। कहीं कुछ नहीं है। तुम लोग गलत सोच रहे हो। सुंदर पर शक मत करो। कोई गद्दार है तो कह नहीं सकता। वो दोनों चुप रहे। सोनलाल से मिलने का कोई फायदा हुआ? उससे देवराज चौहान का पता चला? देवराज चौहान ने पूछा। शायद आज कुछ पता चले, देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। बाहर चलने के लिए तुम तैयार नहीं हुए? हम आधे घंटे में यहां से निकल चलेंगे, कहकर देवराज चौहान बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। रास्ते में सुंदर मिला। आज मैंने कहाँ कहाँ जाना है और क्या काम करना है, लिस्ट बना ली तुमने? जी सर। कुछ ही देर में हम चलेंगे, चलने की तैयारी कर लो, कहकर देवराज चौहान आगे बढ़ गया। रतनचंद बना देवराज चौहान कमरे में पहुंचा तो वहां पड़ा रतनचंद वाला मोबाइल फोन बजते पाया। हेलो, देवराज चौहान ने फोन पर बात की। केकड़ा। एकाएक देवराज चौहान सतर्क हो उठा। बच गए कल? हाँ। देवराज चौहान उसकी आवाज पर ध्यान दे रहा था, परंतु बोलने वाला अपनी असली आवाज को छिपाने की भरपूर चेष्टा कर रहा था। ऐसा लगता था जैसे उसने फोन पर भी कोई कपड़ा लगा रखा हो कि आवाज स्पष्ट ना हो उसकी। मैंने तो सोचा था कि वो लोग तुम्हें गोली मार देंगे रतनचंद, लेकिन सब वैसे ही चले गए। तुम वहीं थे? नहीं, मेरा आदमी वहां था। उसने सब कुछ देखा। देवराज चौहान का ध्यान पूरी तरह उसकी बातों पर था। अब ये तो पता चल गया कि कौन मुझे गोली मारना चाहता है, देवराज चौहान रतनचंद की आवाज में शांत सा बोला। पता चल गया? कैसे? कौन है वो? डकैती मास्टर देवराज चौहान। खूब। कैसे पता चला? केकड़ा के हंसने की आवाज आई। देवराज चौहान ने राघव को पकड़कर अपने कैद में रख लिया है। ये खबर मैंने पहली बार सुनी। अच्छी खबर है कि राघव पकड़ा गया। एक्स्ट्रा या धर्मा तो बल खा रहे होंगे। हाँ। तुम्हारे पास कोई नई खबर हो तो बताओ। ये कैसे पता चला कि वो देवराज चौहान ही है? धर्मा की राघव के फोन पर देवराज चौहान के साथी जगमोहन से बात हो गई थी। जगमोहन ने ही बताई ये बात। ये बात तुम बता देते तो तुम्हें मुझसे अच्छी रकम मिल सकती थी। इस मामले में मैं पैसे नहीं कमा रहा, तेरी सेवा कर रहा हूँ, गुप्त सेवा। तेरे को पहले ही बता देता हूँ कि कब तेरे पर हमला होने जा रहा है। ये सब बताकर तुम्हें क्या मिलता है केकड़ा? देवराज चौहान ने पूछा। बेकार की बातें मत पूछ। तू है कौन, ये भी बेकार की बात है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई, कश लिया। रतनचंद, तू बचने वाला नहीं। देवराज चौहान तेरे को मार देगा। उसने काम पूरा करने का 3 करोड़ लिया है। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। आरडीएक्स भी तेरे को बचा नहीं सकते। राघव कैद में पहुंच गया है। बाकी दो को भी देवराज चौहान नहीं छोड़ेगा। तेरे को देवराज चौहान के बारे में बहुत जानकारी है। खास नहीं, काम चल जाए इतनी ही जानकारी है। केकड़ा की आवाज में लापरवाही भरी हुई थी। अब नई खबर क्या है? नई खबर? देवराज चौहान मुझ पर हमला कब करेगा? केकड़ा की आवाज नहीं आई। आज मैं बाहर जा रहा हूं रतनचंद, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। अब देवराज चौहान की खबरें मिल नहीं पा रही। गड़बड़? देवराज चौहान के चेहरे पर विशैली मुस्कान उभरी। मेरे ख्याल में तेरा कोई साथी देवराज चौहान के साथ होगा। ये बातें जानने की कोशिश मत कर रतनचंद।
देवराज चौहान को अब लगने लगा कि आवाज को वो पहले भी कहीं सुन चुका है, परंतु बोलने वाला अपनी आवाज छिपाकर बोल रहा है, इसलिए अभी स्पष्ट तौर पर पहचानने में कठिनाई हो रही है। इस वक्त तो केकड़ा की आवाज पुनः कानों में पड़ी। मैं ये भी नहीं जानता कि देवराज चौहान है कहाँ, लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो तेरे ही चक्कर में पड़ा है और तेरे को मार के ही दम लेगा। मतलब कि तेरे पास कोई खबर नहीं है? नहीं, मेरे लिए तू बेकार हो गया। इतनी जल्दी बेकार नहीं होता मैं। तो फिर ये बता कि मेरी जान की सुपारी किसने दी? ये बात तू कई बार पूछ चुका है और मैंने हर बार इनकार किया है। केकड़ा की आवाज कानों में आई। बताने में तेरे को इनकार क्यों? मैं उतनी ही खबरें तेरे को दे सकता था, लेकिन बीच की बात तेरे को नहीं बताऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे तेरे से कोई हमदर्दी नहीं। कल का मरता तू आज मरे, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर तू मुझे खबरें क्यों दे रहा है? ये बात बताने का तेरे को कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा सच तो ये है कि तू मर के ही रहेगा। मेरे से तुझे क्या दुश्मनी? केकड़ा की आवाज नहीं आई। तू मत बता, मैं तेरे को बता देता हूँ कि कौन मेरी हत्या की सुपारी देकर मुझे मरा देखना चाहता है। बताऊं क्या? बता। नागेश शौरी। दूसरी तरफ से केकड़ा की गहरी सांस लेने का स्वर सुनाई दिया। तेरे को कैसे पता चला रतनचंद? ये बात तेरे को नहीं बताऊंगा कि मुझे कैसे पता। और वो तेरे को क्यों मारना चाहता है, ये भी तेरे को पता होगा। मेरे को तो पता है, लेकिन तेरे मुंह से मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। रतनचंद की आवाज में बोल रहा था देवराज चौहान। अपनी करतूत मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहता है? केकड़ा का स्वर अब शांत था। क्योंकि मुझे लगता है कि तू ये बात नहीं जानता। तूने कैसे सोच लिया कि मैं नहीं जानता? मेरा ख्याल है कि तू कुछ नहीं जानता और खामखाई इस मामले में टांग अड़ा बैठा है। देवराज चौहान जानबूझकर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा था कि केकड़ा भड़के और जो जानना चाहता है केकड़ा बता दे। केकड़ा की तरफ से आवाज नहीं आई। मुझे लगता है तू कुछ नहीं जानता इस बारे में कि नागेश शौरी क्यों मेरी जान लेना चाहता है, इसलिए फोन बंद करता। तूने उसकी बीवी की जान ली है, ऐसे में वो तेरी हत्या तो करवाएगा ही। नागेश शौरी की बीवी की जान? हाँ। नहीं ली क्या? नहीं। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़ चुके थे। तेरे कहने से क्या होता है? नागेश शौरी तो इस बात को जानता है कि तू उसकी बीवी का हत्यारा है। ठीक है, बता क्या किया था मैंने उसकी बीवी के साथ? केकड़ा की आवाज नहीं आई। चुप क्यों हो गया? बता। तू कौन है? केकड़ा के स्वर में इस बार शक के भाव भरे हुए थे। रतनचंद। नहीं, मुझे नहीं लगता तू रतनचंद है। मैं रतनचंद ही हूं। तो फिर तू ऐसी बातें पूछने पर क्यों लग गया जो तू जानता है? दूसरे के मुंह से सुनकर मुझे अच्छा लगता है। नहीं, रतनचंद नहीं है तू। बता कौन है तू? मेरी आवाज नहीं पहचान रहा? आवाज रतनचंद की बना बना लेने से तू रतनचंद नहीं बन सकता। मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि तू रतनचंद नहीं है। वहम है तेरा। मुझे आसानी से वहम नहीं होता। देवराज चौहान के होठों पर अजीब सी मुस्कान उभर आई। छोड़ इन बातों को। बता, मैंने क्या किया था उसकी बीवी के साथ? देवराज चौहान बोला। तू कोई और है। मैं रतनचंद हूँ। कुछ चुप्पी के पश्चात केकड़ा की आवाज आई। रतनचंद के बंगले पर ही है तू? हाँ, मैं ही रतनचंद हूँ। ये मेरा ही बंगला है। बता, पिछली बार मैंने तेरे को किसका नाम बताया था? एकाएक उधर से केकड़ा ने पूछा। किसका नाम बताया था? देवराज चौहान के होंठ गोल हुए। तू बता, मैंने तेरे को कल सुबह फोन किया था और किसका नाम बताया था? याद नहीं, बाद में याद आ जाएगा। केकड़ा के हंसने की आवाज आई। देवराज चौहान जानता था कि केकड़ा को विश्वास हो चुका है कि वो रतनचंद नहीं है। सोच ले, शायद याद आ जाए। जब याद आएगा तो बता दूंगा। अब मेरी सुन। मैंने तेरे को पिछली बार कोई भी नाम नहीं बताया था, समझा? तू रतनचंद नहीं है। अब तो तू अपनी परीक्षा अब तो तू अपनी अग्नि परीक्षा भी दे, तो तब भी मैं तेरी बात का यकीन न करूं। केकड़ा के स्वर में दृढ़ता के भाव थे।
देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक सोचा तूने। यानी कि तू रतनचंद नहीं है, मानता है इस बात को? हाँ। तो फिर तू कौन है? देवराज चौहान। कौन? केकड़ा का स्वर हैरानी से भरा था। देवराज चौहान। तू तू रतनचंद की जगह पर बैठा है? हाँ। और आरडीएक्स? वो भी यही है। उन्हें शक नहीं हुआ? राघव मेरी कैद में है और बाकी दोनों को कोई शक नहीं हुआ। तेरा चेहरा वो जगजीत से मैंने रतनचंद का फेस मास्क बनवा लिया था। देवराज चौहान का स्वर सामान्य था। एकदम रतनचंद हूं मैं अब। लेकिन तूने तो रतनचंद की जान ली थी, फिर? मैं तेरे को इस बात का जवाब क्यों दूं? देवराज चौहान बोला। केकड़ा की तरफ से खामोशी रही। अब तो बता दे कि रतनचंद ने क्या किया था शौरी की बीवी के साथ। सच में देवराज चौहान, तू बहुत खतरनाक है। केकड़ा की गहरी सांस लेने की आवाज आई। खतरनाक? इस रतनचंद का चेहरा ओढ़कर रतनचंद की जगह ले लेना, और वो भी तब जबकि आरडीएक्स पास में मौजूद हों और उन्हें शक न हो सके। ये सारा काम किसी हिम्मत वाले का ही हो सकता है। मेरी बात का जवाब दे कि मैंने क्या किया था शौरी की बीवी। उधर से केकड़ा ने फोन बंद कर दिया। देवराज चौहान ने फोन देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़कर फोन कान से हटाया और गहरी सांस ली। चेहरे पर सोच के भाव नजर आ रहे थे। नागेश शौरी का कहना था कि रतनचंद ड्रग्स का धंधा करता है और उसकी बीवी की मौत ड्रग्स लेने की वजह से हो गई, तो वो रतनचंद को खत्म करवा देना चाहता है। जबकि केकड़ा की बातों में कुछ और ही झलक रहा है। रतनचंद की ड्रग्स की वजह से शौरी की बीवी मरी होती तो केकड़ा अवश्य बता देता कि वो कैसे मरी। देवराज चौहान का ख्याल था कि उसे अपना ख्याल बहुत हद तक ठीक लग रहा है। अब सवाल फिर ये देवराज चौहान के सामने था कि आखिर रतनचंद ने शौरी की बीवी के साथ ऐसा क्या किया जो वो मर गई। दूसरी बात, केकड़ा अब तक रतनचंद को बताता रहा कि कब उस पर हमला होगा, जबकि केकड़ा के मन में रतनचंद के लिए कोई दोस्ताना नहीं है। बातों से यही लगा कि केकड़ा भी रतनचंद के खिलाफ है। तभी तो वो रतनचंद को नागेश शौरी का नाम नहीं बता रहा था। तभी तो अब तक उसने रतनचंद को नहीं बताया कि देवराज चौहान ने उसकी हत्या की सुपारी ली है। असल बात वो रतनचंद से हमेशा छुपाता रहा। आखिर केकड़ा है कौन, और किस मकसद से वो रतनचंद को आधी अधूरी खबरें देता रहा? केकड़ा की आवाज के भावों से लगता है कि उसने आवाज नहीं सुनी है, परंतु फिलहाल लगता है कि वो गलत सोच रहा है। ये आवाज उसने कहीं नहीं सुनी। कुछ खास स्पष्ट नहीं हो पाया था देवराज चौहान के सामने। अब असल बात रतनचंद से ही जानी जा सकती है कि हुआ क्या था। तभी कदमों की आवाज सुनाई दी और सुंदर ने भीतर प्रवेश किया। सर, अभी तक आप तैयार नहीं हुए? वो बोला। हो रहा हूं। देवराज चौहान का स्वर सोचों में था। सब ठीक तो है सर? हाँ। देवराज चौहान ने सिर हिलाकर सुंदर को देखा। एक्स्ट्रा और धर्मा का ख्याल है कि तुम यहाँ की बातें बाहर निकाल रहे हो। देवराज चौहान ने तुम्हें खरीद लिया है। वो तुम्हें पैसा दे रहा है। सुंदर का चेहरा सख्त हो गया। वो गलत सोच रहे हैं। मैं ये काम नहीं कर रहा। मैं जानता हूं, परंतु तुम्हें उनकी बात का गुस्सा नहीं करना चाहिए। देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। सही बात तो यह है कि वो भी परेशान है। एक तो राघव देवराज चौहान के हाथों में फंस गया, दूसरे वो देवराज चौहान पर काबू नहीं पा सके हैं। उन्हें इस तरह मेरी तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए। उनकी बातों की परवाह न मत करो। मैं तो जानता हूं कि तुम मेरे विश्वासी हो। सुंदर ने कुछ नहीं कहा। मैं 10 मिनट में तैयार होकर आता हूँ। धर्मा और एक्स्ट्रा से कह दो चलने के लिए। कह चुका हूं, वो तैयार हो रहे हैं, सुंदर ने कहा और बाहर निकल गया। देवराज चौहान कपड़े बदलने लगा। अगला दृश्य। एक्स्ट्रा और धर्मा सारा दिन रतनचंद बने देवराज चौहान को लेकर घूमते रहे। साथ में सुंदर था और 6 अन्य गनमैन। 3 का काफिला रहा उनका, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। काम के वक्त देवराज चौहान मन न होने का बहाना बनाकर काम टाल देता, तो कभी सुंदर से पूछकर काम कर देता। ऐसा इसलिए करता कि वो नहीं जानता था कि कौन सा काम करने का जैसा है। जहां रतनचंद के साइन करने की बात आती तो देवराज चौहान बाद में करने को कहकर टालता रहा। कुल मिलाकर देवराज चौहान 5 जगह पूरे दिन में गया।
5वीं जगह पहुंचे तो शाम के 6 बज रहे थे। सुंदर रतनचंद के साथ ऑफिस में चला गया। साथ में 2 गनमैन थे। बाकी के 4 गनमैन बाहर की तरफ फैल गए। धर्मा और एक्स्ट्रा कार के पास ही खड़े थे। कुछ नहीं हुआ, धर्मा बोला। जबकि देवराज चौहान चाहता तो रतनचंद का निशाना ले सकता था। कई बार ऐसा हुआ कि जब रतनचंद को आसानी से निशाने पर लिया जा सके। एक्स्ट्रा सोच भरे स्वर में कह उठा, कल शाम वह काशीनाथ ने पंगा खड़ा किया तो वो भी रतनचंद को नहीं मार गया, वहां भी रतनचंद को नहीं मारा गया, जबकि तब यह काम आसानी से किया जा सकता था। तेरे को नहीं लगता कि देवराज चौहान पीछे हट गए? वो रतनचंद को नहीं मार रहा, या कुछ ऐसा ही? कल भी उसने रतनचंद का निशाना लेने की कोशिश नहीं की, और अब भी नहीं। इसके पीछे भी जरूर कोई वजह होगी कि वो क्यों खामोश बैठ गया। लेकिन देवराज चौहान कभी भी रतनचंद पर वार कर सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि रतनचंद को मारने के लिए उसने 3 करोड़ की सुपारी ले रखी है। देवराज चौहान का फोन नहीं आया अभी तक। सोहनलाल देवराज चौहान से मिल नहीं पाया होगा। बकवास करता है सोहनलाल कि देवराज चौहान का पता ठिकाना नहीं जानता। सब जानता है। देवराज चौहान का फोन भी होगा उसके पास। फिर तो अब तक देवराज चौहान को हमसे बात कर लेनी होगी। की होती तो अब तक देवराज चौहान ने उससे बात कर ली होती। दोनों की नजरें मिली। आज पकड़े हरामी सोहनलाल को, मुंह में हाथ देकर सब कुछ बाहर निकलवाते हैं। धर्मा कह उठा। देखते हैं, हो सकता है शायद देवराज चौहान का फोन आ ही जाए। नहीं आया तो रात को पकड़ते हैं साले सोहनलाल को। हमारे लिए शर्म की बात है कि हम राघव को ढूंढ नहीं पा रहे। इस बार ऐसे दुश्मन से पाला पड़ा है कि सामने का रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा। छापा मारों की तरह देवराज चौहान काम कर रहा है। वो अचानक की कोई हरकत करता है और गुप्त हो जाता है। हम उसके बारे में ठीक से जान नहीं पाते। मैं तो सोच रहा हूँ कि आखिर बंगले में कौन है जो हमारी खबरें देवराज चौहान को दे रहा है। रतनचंद तो देने से रहा, सुंदर ही ये काम कर रहा है। यकीन के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। कल शाम काशीनाथ से वहां हंगामा करवाया चौहान ने। वो खामखा का हंगामा था, परंतु देवराज चौहान का मकसद खास रहा होगा। हंगामे की आड़ में उसने क्या किया होगा? धर्मा होंठ भींच कर रह गया। हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ रतनचंद को सुरक्षा दे पा रहे हैं। उधर देवराज चौहान कुछ भी करने को आजाद है। ये सब ज्यादा देर नहीं चलेगा। धर्मा दांत के टिटरा कर कह उठा। एक और बात। धर्मा ने एक्स्ट्रा को देखा। एक्स्ट्रा के चेहरे पर अजीब भाव थे। अब तक ये तो स्पष्ट हो चुका है कि देवराज चौहान ने जगजीत से रतनचंद के चेहरे का मास्क बनवाया। तो देवराज चौहान ने उस फेस मास्क का इस्तेमाल क्या किया? क्या इस्तेमाल किया होगा? धर्मा के माथे पर बल पड़े। खामखा तो वो फेस मास्क बनवाने से रहा। उसका कोई इस्तेमाल तो किया ही होगा। जरूर किया होगा, लेकिन फेस मास्क का क्या इस्तेमाल किया हो सकता है? तुम सोचो। एक्स्ट्रा कह उठा। यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ये भी महत्वपूर्ण है कि देवराज चौहान अब रतनचंद का निशाना क्यों नहीं ले रहा। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि काशीनाथ से हंगामा करवाकर देवराज चौहान आखिर अपना कौन सा मतलब निकलवाना चाहता था। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। धर्मा कुछ कहने लगा कि तभी देवराज चौहान यानी रतनचंद बाहर आता दिखाई दिया। उनकी बातचीत अधूरी रह गई और ध्यान रतनचंद की तरफ हो गया। शाम 7:15 बजे वो सब बंगले पर पहुंचे। एक्स्ट्रा और धर्मा दिन भर की भागदौड़ से थक चुके थे। सुंदर को चैन था कि आज दिन में कुछ नहीं हुआ, सब कुछ शांत रहा। बंगले में पहुंचकर धर्मा ने देवराज चौहान से कहा, आज हमारी आशा के विपरीत सब ठीक रहा। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। और ये ठीक ठाक रहना किसी गड़बड़ की तरफ इशारा करता है। एक्स्ट्रा बोला। कैसी गड़बड़? यही तो पता नहीं चल रहा। एक्स्ट्रा मुस्कुरा पड़ा। कहाँ तो देवराज चौहान हाथ धोकर तुम्हारी जान के पीछे था और कोई मौका नहीं छोड़ता था, और अब देवराज चौहान तुम्हारी हत्या के प्रति उदासीन दिख रहा है। क्या पता वो कोई बड़ी तैयारी कर रहा हो, रतनचंद बोला। ऐसा भी हो सकता है, सुंदर ने कहा। हमें किसी तरह लापरवाह नहीं होना चाहिए। देवराज चौहान मुझ पर गोली चलाने के लिए देर कर रहा है।
ऐसा शायद वो इसलिए कर रहा है कि हम लोग कुछ लापरवाह हो जाएं और वो मौका देखकर नपा-तुला वार कर दे। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। यह भी संभव है, एक्स्ट्रा ने सोच भरे स्वर में कहा। मैं तो थक गया हूं, धर्मा बोला। कुछ देर आराम करूंगा। फिर वो लोग अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ और चाहिए सर? नहीं। देवराज चौहान ने कॉफी का घूंट भरा। मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। चलिए सर, मैं तैयार हूं। मैं अकेला जाऊंगा। अकेले? सुंदर पल भर के लिए हड़बड़ा उठा। ये आप क्या कह रहे हैं? काम ही ऐसा है। नहीं सर, इन हालातों में आपका अकेले जाना ठीक नहीं। गनमैन को लेकर जाइए, एक्स्ट्रा और धर्मा को। सुंदर। देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मुझे अकेले ही जाना है। नहीं सर, ये तो ठीक नहीं होगा। सुंदर ने गंभीर स्वर में कहा। एक्स्ट्रा और धर्मा आपको कभी भी अकेले नहीं, उन्हें मत बताना कि मैं बाहर जा रहा हूं। ये कैसे हो सकता है? जब उन्हें पता चलेगा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। अगर आपको कुछ हो गया तो? मुझे कुछ नहीं होगा। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। तुम चुपचाप मेरे लिए कार तैयार रखो। 15 मिनट बाद मैं बाहर निकलूंगा। सर, मैं आपके साथ चलता हूं। नहीं, मैं अकेला ही जाऊंगा और 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। मुझे कुछ नहीं होगा। मेरे लिए कार तैयार रखो। ना चाहते हुए सुंदर कार तैयार रखने के लिए बाहर निकल गया। मैं सोहनलाल से बात करके आता हूँ, धर्मा बोला। हाँ, उससे ये जानना जरूरी है कि देवराज चौहान से डकैती के बारे में उसने बात की या नहीं। साले के गले में हाथ डालकर देवराज चौहान का ठिकाना पता करूंगा। शांति से काम लो, क्रोध से गड़बड़ हो जाएगी। आते वक्त सोहनलाल का फोन नंबर लेते आना। तुम नहीं चलोगे? मैं आराम करना चाहता हूँ। सोचना चाहता हूँ कि हमसे चूक कहाँ हो रही है। एक्स्ट्रा ने कहा। तुम ही चले जाओ। ठीक है, कुछ ही देर में मैं सोहनलाल से मिलने के लिए यहां से निकलूंगा। तब सुंदर ने भीतर कदम रखा। देवराज चौहान की पहचान वाले सोहनलाल से मिलने जा रहे हो, जिससे कल मिले थे? सुंदर बोला। तुम्हें कैसे पता? सुबह सेठ जी ने बताया था। तुम एक्स्ट्रा ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम हमारी तरफ से अपने कान बंद रखा करो। मैं तो कॉफी के लिए पूछने आया था। ये काम तो नौकर भी कर सकता है। खास मेहमानों की सेवा मैं ही करता हूँ। लाऊं क्या? ले आओ। सुंदर बाहर निकल गया। ये अच्छा नहीं हुआ कि सुंदर को पहले ही पता चल गया कि तुम सोहनलाल से मिलने जा रहे हो। देवराज चौहान ने कॉफी समाप्त की कि उसका फोन बजा। दूसरी तरफ जगमोहन था। तुमसे बहुत जरूरी बातें करनी है। जगमोहन की आवाज कानों में पड़ी। मैं बंगले पर ही पहुंच रहा हूँ। घंटे भर बाद वहीं मिलूंगा। देवराज चौहान ने कहा। रतनचंद वाला मामला उतना सीधा नहीं है जैसा कि हम समझ रहे हैं। वो कैसे? रतनचंद कहता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता। उसने कहा कि अखबारों की कटिंग्स झूठी हैं। मैंने उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए उसके बारे में सब पता किया फिर से। वो ठीक कह रहा है। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। वो ठीक कहता है कि वो ड्रग्स का धंधा नहीं करता? हाँ, वो ठीक कहता है। ये तो तुमने ही मालूम किया था कि वो ड्रग्स का धंधा करता है। शौरी ठीक कहता है। मेरे ख्याल में वो सब शौरी की चाल थी। उसने मुझ पर नजर रखी कि मैं कहां कहां जाकर रतनचंद के बारे में पता कर रहा हूं। वहां पर उसने अपने आदमी फैला दिए, जिन्होंने यही कहा कि रतनचंद ड्रग्स का धंधा करता है। हमसे चालबाजी खेली गई। और वो अखबारों की कटिंग्स झूठी हैं। उन कटिंग्स को तैयार किया गया है ताकि उन्हें देखने वाले को लगे कि रतनचंद ड्रग्स के धंधे में है। मैंने अखबारों के दफ्तर में जाकर उन कटिंग्स की सत्यता की जांच की। कटिंग्स की तारीखों वाले अखबार निकलवाए। उन अखबारों में रतनचंद से वास्ता रखती कोई खबर नहीं थी। अखबार के चीफ एडिटर से रतनचंद के बारे में पूछा। वो रतनचंद के बारे में जानकारी रखता था। उसने बताया रतनचंद गलत काम नहीं करता। देवराज चौहान के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। हमें गलत रास्ता दिखाकर शौरी ने इस काम के लिए तैयार किया। मैं 1 घंटे में बंगले पर आ रहा हूं। आ जाओ। वहां सब ठीक है ना? ठीक है, देवराज चौहान ने कहा और फोन बंद कर दिया। नागेश शौरी ने झूठ की आड़ लेकर उन्हें रतनचंद की हत्या के लिए तैयार किया। अखबारों की कटिंग्स झूठी थी। देवराज चौहान एक बार फिर पूरे मामले पर नजरें दौड़ाने लगा। तभी सुंदर ने भीतर प्रवेश किया और धीमे स्वर में बोला। सर, धर्मा सोहनलाल के पास जाने के लिए तैयार हो रहा है।
सोहनलाल, वो देवराज चौहान की पहचान वाला? जी, कल धर्मा और एक्स्ट्रा दोनों ही सोहनलाल से मिले थे, रात को गए थे। ठीक है, वो जो करते हैं उन्हें करने दो। कार तैयार है मेरे लिए? जी, सुंदर ने सिर हिलाया। लेकिन आपका अकेले जाना। चुप रहो, 2 घंटे में वापस आ जाऊंगा। उसके बाद देवराज चौहान बंगले में मौजूद कार में बैठा और बाहर निकल गया। कुछ आगे जाकर उसने कार रोकी और बाहर निकलकर कार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। हर तरफ अंधेरा फैला था। सड़क पर हेडलाइटें जल रही थी। तेजी से वाहन दौड़े जा रहे थे। अगला दृश्य। धर्मा कार ड्राइव करता हुआ बंगले से बाहर निकला और गाड़ी आगे दौड़ा दी। वो जल्द से जल्द सोहनलाल के पास पहुंच जाना चाहता था। सोहनलाल से जानना चाहता था कि उसने देवराज चौहान से बात की तो देवराज चौहान ने क्या कहा, नहीं बात की तो क्यों नहीं की। वो राघव को जल्द से जल्द देवराज चौहान की कैद से निकाल लेना चाहता था। एकाएक धर्मा चिंक उठा। रतनचंद को उसने सड़क के किनारे कार के साथ टेक लगाए खड़े देखा। रतनचंद बंगले से बाहर है? ये कैसे हो सकता है? वो तो बंगले के भीतर था। धर्मा ने फौरन सड़क के किनारे कार रोकी और बाहर निकला। रतनचंद का इस तरह बंगले से बाहर नजर आना हैरानी की बात थी। देवराज चौहान उसे गोली मार सकता था। धर्मा मन ही मन सतर्क हुआ कि यह देवराज चौहान या उसका कोई आदमी रतनचंद का मास्क पहने हो सकता है, क्योंकि देवराज चौहान ने भी जगजीत से रतनचंद के चेहरे वाला मास्क बनवाया था। धर्मा ने जेब में पड़ी रिवॉल्वर टटोली। देवराज चौहान की निगाह भी करीब आते धर्मा पर टिक चुकी थी। उसके शरीर पर दिन वाले ही कपड़े थे और कार वही थी। शाम को बंगले में खड़ी थी, इसलिए धर्मा को कुछ तसल्ली हुई कि ये रतनचंद ही है। तुम बंगले से बाहर कैसे आ गए? धर्मा ने संदिग्ध स्वर में पूछा। काम था तभी बाहर निकला, देवराज चौहान ने कहा। तुम्हें बाहर जाना था तो हमें बताना चाहिए था, धर्मा उखड़े स्वर में बोला। सारा दिन हम तुम्हारे साथ चिपके रहे और अब तुम अकेले बाहर आ गए, यहां खड़े हो। सच में तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। ये नहीं सोचा कि देवराज चौहान तुम्हें मार देगा। मैं केकड़ा से मिलने जा रहा हूँ। देवराज चौहान ने झूठ के बम का गोला छोड़ा। केकड़ा से? धर्मा चिंक पड़ा। हाँ, कुछ देर पहले केकड़ा का फोन आया था। वो मुझसे मिलना चाहता है और वो नहीं चाहता कि मैं इस बारे में किसी को बताऊं। लेकिन अब तुम मिल गए हो तो केकड़ा से मिलने मेरे साथ चल सकते हो। मैं? सुंदर ने बताया था कि तुम सोहनलाल से मिलने जा रहे हो। वापसी पर उससे मिल लेना। अब केकड़ा के पास चलो। ठीक है, चलो। धर्मा ने उसी पल सिर हिलाया। और क्या कह रहा था केकड़ा? चल रहे हो? पूछ लेना, सुन लेना। मेरे ख्याल में वो उसके बारे में बताना चाहता होगा जिसने तुम्हारी हत्या की सुपारी दी है। तुम अपनी कार यहीं छोड़ दो, मेरे साथ इस कार में चलो। दोनों देवराज चौहान की कार के अंदर बैठ गए। देवराज चौहान ने कार स्टार्ट की और आगे बढ़ा दी। कहाँ मिलेगा केकड़ा? चल रहे हैं वहां। उसने किसी बंगले का पता बताया है। कार अब सड़क पर दौड़ी जा रही थी। जो भी हो, तुम्हें इस तरह खुले में नहीं आना चाहिए था रतनचंद। हमें साथ लेकर आने। अब तो तुम मेरे साथ ही हो। देवराज चौहान मुस्कुराकर कह उठा। अगला दृश्य। देवराज चौहान ने कार बंगले में जाकर पोर्च में रोकी। धर्मा ने अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उसे देखते हुए कार का इंजन बंद किया। तुमने यहाँ कार इस तरह रोकी रतनचंद, जैसे यहाँ अक्सर आते रहते हो, धर्मा ने कहा। ऐसा कुछ नहीं है, देवराज चौहान मुस्कुराया। केकड़ा ने मिलने के लिए मुझे इसी बंगले का पता दिया था। मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो, धर्मा पुनः बोला। पहली बार आया हूं मैं। मुझे नहीं लगता, धर्मा ने कहा और जेब से रिवॉल्वर निकालकर हाथ में ले ली। ये क्या है? देवराज चौहान उसे रिवॉल्वर निकालते पाकर बोला। सावधानी के नाते, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। धर्मा ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। तुम कहते हो कि केकड़ा ने मिलने के लिए इसी बंगले में बुलाया है, जबकि तुम्हारे आने का ढंग बताता है कि तुम यहाँ पहले भी आए हुए हो। वहम है तुम्हारा। ये मेरा वहम ही हो तो अच्छा है। धर्मा ने आसपास नजर घुमाई। बाहर निकले? देवराज चौहान ने पूछा। जरूर। तभी सामने मुख्य द्वार खुला। जगमोहन दिखा। धर्मा की निगाह उस पर जा टिकी। ये कौन है? धर्मा की आंखें सिकुड़ी। केकड़ा होगा,
देवराज चौहान ने लापरवाही से कहा। मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा है रतनचंद। वो कैसे? केकड़ा किसी ऐसी जगह पर नहीं मिलेगा जैसे कि ये बंगला। इसके उसके पहचाने जाने का डर होगा इससे उसके पहचाने जाने का डर होगा, ना कि वो इस तरह खुलकर सामने आएगा। और तुम कहते हो कि ये केकड़ा होगा? धर्मा ने शक भरे स्वर में कहा। देवराज चौहान मुस्कुराया। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है कि ये केकड़ा हो सकता है। जगमोहन के कदम इस तरफ उठने शुरू हो गए थे। देखा इसे कभी? देवराज चौहान ने पूछा। नहीं। जगमोहन पास पहुंचा। रिवॉल्वर थामे धर्मा सतर्क हो उठा। कौन हो तुम? धर्मा ने रिवॉल्वर जगमोहन की तरफ करके सतर्क स्वर में पूछा, जबकि जगमोहन धर्मा को देखते ही चौंका। देवराज चौहान ने ऐसा कुछ बताया नहीं था कि वो धर्मा के साथ नहीं आएगा। जगमोहन ने झुककर दूसरी तरफ बैठे रतनचंद रूपी देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। कौन हो तुम? धर्मा ने रिवॉल्वर वाला हाथ आगे करके जगमोहन से पूछा। जगमोहन। जगमोहन? धर्मा चिंक उठा। कौन जगमोहन? देवराज चौहान का साथी। धर्मा ने फौरन चौंक कर रतनचंद रूपी देवराज चौहान को देखा। ये क्या हो रहा है रतनचंद? ये तो तभी देवराज चौहान ने हाथ दबी रिवॉल्वर कमर के तभी रिवॉल्व तभी देवराज चौहान के हाथ में दबी रिवॉल्वर धर्मा की कमर से लग गई। धर्मा को उसी पल महसूस हुआ कि वो फंस गया। कौन हो तुम? धर्मा ने दांत भींचकर देवराज चौहान से पूछा। देवराज चौहान। धर्मा की हालत देखने लायक थी। तुम तुम देवराज चौहान हो? उसके होंठों से निकला। हाँ। तो तो रतनचंद कहाँ है? इसी बंगले में। ये अदला बदली तुमने कब की? धर्मा अजीब स्वर में कह उठा। जब काशीनाथ ने हंगामा किया था वहां। ओह, तो तुम्हें मालूम था कि तब रतनचंद गनमैन के रूप में वहां है? ये बात तुम्हें किसने बताई? देवराज चौहान ने रिवॉल्वर का दबाव उसकी कमर में बढ़ाया। धर्मा के होंठ भिज गए। राघव से मिलना चाहते हो? वो यही है। यही है। रतनचंद यही है। और तुम भी यही हो। धर्मा ने शांत स्वर में कहा। अपने रिवॉल्वर जगमोहन के हवाले करो और नीचे उतरो। तुम्हें भीतर ले चलना है। जगमोहन ने धर्मा के हाथ से रिवॉल्वर ले ली। धर्मा का चेहरा कठोर हो चुका था और शरीर गुस्से से भर चुका था। तुम देवराज चौहान हो? हाँ। और रतनचंद के रूप में तुम हमारे बीच में रह रहे थे? सही समझे। ओह, कितनी बड़ी धोखेबाजी के शिकार हुए हम। और हम समझ नहीं सके। धर्मा अभी भी सख्ती की हालत में था। जगमोहन ने दरवाजा खोला। बाहर आओ। धर्मा बाहर निकला। जगमोहन ने उसे रिवॉल्वर पर रख लिया। धर्मा की निगाह बंगले पर फिरने फिरने लगी। चलो भीतर। मुझे अभी भी विश्वास नहीं आ रहा कि मैं फंस गया हूं। राघव को विश्वास आ चुका है कि वो कैद में है। वो वो तुम्हें विश्वास दिला देगा। सॉरी। राघव को विश्वास आ चुका है कि वो कैद में है। वो तुम्हें विश्वास दिला देगा। जगमोहन ने व्यंग से कहा। देवराज चौहान भी बाहर निकल आया था। वो धर्मा के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। वो बंगले के भीतर पहुंचे। तलाशी लो इसकी। जगमोहन ठिठकता हुआ रिवॉल्वर थामे सतर्क स्वर में बोला। देवराज चौहान ने तलाशी ली। रिवॉल्वर एक ही थी जिसे जगमोहन पहले ही ले चुका था। मोबाइल फोन मिला जिसे देवराज चौहान ने अपनी जेब में रख लिया। रोशनी में धर्मा ने दोनों को देखा। कोई चालाकी मत करना, बोला जगमोहन। धर्मा मुस्कुरा पड़ा। दांत क्यों फाड़ रहे हो? अपनी बेवकूफी पर कि कितनी आसानी से मुझे फांस लिया गया। हम सोच भी नहीं सकते थे कि देवराज चौहान रतनचंद की जगह पर बैठा हुआ है। और यही सब करने के लिए देवराज चौहान ने रतनचंद का फेस मास्क जगजीत से बनवा लिया है। हम कुछ भी ना समझ सके। जगजीत का रास्ता तुम लोगों ने ही हमें दिखाया था। दिखाया नहीं, तुम लोगों ने देख लिया था। अपना चेहरा तो दिखा दो देवराज चौहान। फुर्सत में। अभी मैं व्यस्त हूं। मुझे और राघव को कैद करके तुम लोग क्या करना चाहते हो? धर्मा ने गंभीर स्वर में पूछा। वक्ती तौर पर तुम लोगों को कैद किया गया है क्योंकि तुम लोग मेरे काम में अड़चने पैदा कर रहे हो। देवराज चौहान बोला।
रतनचंद का काम निपटने पर तुम दोनों को छोड़ दिया जाएगा। और रतनचंद का क्या करोगे? उसका अभी कुछ तय नहीं किया कि उसके साथ क्या करना है। इसे ले जाओ जगमोहन, देवराज चौहान ने कहा और सिगरेट सुलगा ली। अगला दृश्य। जगमोहन धर्मा को एक कमरे में बांधकर छोड़ आया। देवराज चौहान के पास पहुंचा। तुम कह रहे थे कि नागेश शौरी की बताई बातें झूठी हैं, देवराज चौहान ने कहा। जगमोहन ने सारी बात बताई, आज की भाग दौड़ के बारे में भी बताया। देवराज चौहान के चेहरे पर गंभीरता आ ठहरी। आज केकड़ा का भी फोन आया था, देवराज चौहान बोला। केकड़ा? वही जो हमारे बारे में रतनचंद को खबरें देता रहा कि हम उसके खिलाफ कब क्या करने जा रहे हैं। परंतु केकड़ा ने रतनचंद को ना तो कभी हमारा नाम बताया और ना ही उसका जिसने उसकी हत्या की सुपारी दी है, देवराज चौहान ने कहा। केकड़ा की बातों से रतनचंद के खिलाफ मैंने नफरत का एहसास पाया। जगमोहन के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। केकड़ा से बात करके जाने मुझे क्यों महसूस हुआ कि शौरी की बीवी की मौत ड्रग्स की वजह से नहीं हुई है। ओह, मेरे ख्याल में ये मामला हमारे सामने स्पष्ट नहीं है। शौरी ने हमें धोखे में रखा। अभी साले की गर्दन पहले रतनचंद से बात करेंगे। स्पष्ट तौर पर उसके सामने खुलना पड़ेगा। रतनचंद मुंह खोलेगा, बताएगा सब कुछ। बताना पड़ेगा। इस वक्त वो फंसा पड़ा है। आओ रतनचंद से बात करें। देवराज चौहान और जगमोहन रतनचंद के पास पहुंचे। वो बंधा पड़ा था। अपने चेहरे वाले को देखकर चौंका। अपने चेहरे वाले को देखकर चौंका। तुम? इसके सारे बंधन खोल दो। तुम इन दिनों रतनचंद बने पड़े हो? हाँ। देवराज चौहान हो तुम, डकैती मास्टर? देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मेरी हत्या की सुपारी ली है तुमने? हाँ। तो फिर मुझे कैद करके क्यों रखा हुआ है? मारा क्यों नहीं? आखिर चाहते क्या हो तुम? बेहतर होगा कि मेरे से सौदा कर लो। मैं तुम्हें 5 करोड़ दूंगा छोड़ने के, लेकिन मुझे उसका नाम भी बताना जिसने तुम्हें सुपारी दी है। देवराज चौहान मुस्कुराया। अपना असली चेहरा तो दिखा दो। मैं ऐसे ही ठीक हूं। मेरी जगह लेने से तुम्हें परेशानी तो आ रही होगी, क्योंकि मेरे बारे में सब कुछ तो पता नहीं होगा। अभी तो कोई परेशानी नहीं आई, क्योंकि मुझे बंगले पर ही तो रहना है। हैरानी है कि आरडीएक्स को तुम पर शक नहीं हुआ। राघव के बाद धर्मा भी यहाँ आ गया है। धर्मा भी? रतनचंद के चेहरे पर हैरानी उभरी। आरडीएक्स इतने कमजोर तो नहीं कि उन्हें इस तरह बंदी बना। वो तुम्हारे धोखे में मात खा रहे हैं। मेरे धोखे में? वो रतनचंद पर शक नहीं कर सकते, और मैं रतनचंद बना बैठा हूं, इसलिए उन पर हाथ डालने में कोई परेशानी नहीं हो रही। जगमोहन ने रतनचंद के हाथ पांव खोल दिए। रतनचंद हाथ पांव को रगड़ता हुआ बोला, मुझे छोड़ने वाले हो? नहीं। तो फिर मैं हाथ पांव क्यों खोले? तुमसे बात करनी है। मैं चाहता हूं हम आराम से बात करें। मेरे से बात करनी है? ठीक है, करो। ये बात तो अब तुम्हें अच्छी तरह पता है कि हमने तुम्हारी हत्या की सुपारी ली है और तुम्हें कभी भी मार सकते हैं। मैं तुम्हें 5 करोड़, मेरी बात का जवाब दो। मैं तुमसे जरूरी बात करने जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, तुम मुझे मार सकते हो। रतनचंद गंभीर हुआ। इसलिए तुमसे जो बात करने जा रहा हूं उसका महत्व समझना और सही जवाब देना। रत्नचंद ने सिर हिलाया। तुम ये जानने को बहुत उतावले हो कि किसने तुम्हारी हत्या की सुपारी दी है? हाँ। नागेश शौरी को जानते हो? नागेश शौरी? रतनचंद चौंका। जानते हो? अच्छी तरह से। उसने तुम्हारी हत्या की सुपारी मुझे दी है, देवराज चौहान ने कहा। रतनचंद अजीब सी निगाहों से देवराज चौहान को देखने लगा, फिर बोला, मुझे यकीन नहीं आता। ये बात मैं कह रहा हूं, इसलिए तुम्हें यकीन करना पड़ेगा। नागेश का कहना है कि तुम ड्रग्स का धंधा करते हो और ड्रग्स लेने की वजह से उसकी बीवी को जान से हाथ धोना पड़ा। शहर भर में तुम ही ड्रग्स फैलाते हो, इसलिए तुम्हें मारना चाहता है। अपनी बीवी की मौत का हिसाब वो इस तरह बराबर करना चाहता है, देवराज चौहान ने कहा। रतनचंद देवराज चौहान को देखता रहा। अब बोलो, तुम क्या चाहते हो? सिर्फ सच बोलना। तुम्हारे झूठ का एहसास हो जाएगा मुझे। मैं सोच भी नहीं सकता कि नागेश शौरी ऐसा कुछ करेगा, रतनचंद के होंठों से निकला। जानते हो उसे?
बहुत अच्छी तरह से। वो मेरा दोस्त था। दोस्त? हाँ। उसकी बीवी मेरे को भाई मानती थी। हम लोगों में अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन उसकी बीवी की मौत के साथ ही शौरी का दिमाग खराब हो गया था। वो मुझे कहने लगा कि मेरी मेरे उसकी बीवी के साथ संबंध थे। रतनचंद ने गहरी सांस ली। नागेश शौरी ने कहा ये? हाँ। जबकि मैं उसे बहन मानता था। वो भी मुझे भाई मानती थी। अक्सर वो घर पर अकेली ही आ जाया करती थी। घंटों बैठी रहती, बातें करती, फिर वो चली जाती। अक्सर इस दौरान मेरी बीवी सोनिया भी पास में होती थी। रतनचंद ने व्याकुलता भरे स्वर में कहा। नागेश का यह सोचना गलत भी नहीं था कि उसकी बीवी मीरा के साथ किसी का संबंध है। नागेश का यह सोचना गलत भी नहीं था कि उसकी बीवी मीरा का किसी के साथ संबंध है। क्या मतलब? रतनचंद ने गहरी सांस ली, फिर कह उठा। नागेश की बीवी मीरा का रंजन श्रीवास्तव के साथ संबंध था। अक्सर वो 2 3 दिन रंजन श्रीवास्तव के घर पर ही रहती और नागेश को नहीं पता होता कि कहाँ है। वो यही सोचता कि मीरा मेरे घर पर होगी या हम दोनों किसी और जगह पर एक साथ होंगे। कई बार तो मीरा नागेश से झूठ ही कह देती कि वो मेरे यहाँ थी। वो नहीं जानती थी कि उसका पति नागेश मुझे और मीरा को लेकर शक करता है। दिन ब दिन नागेश का ये बेवजह का शक पक्का होता रहा। तुमने नागेश को रंजन श्रीवास्तव के बारे में बताया नहीं? नहीं, क्योंकि इस मामले में मीरा जुड़ी हुई थी जिसे मैं बहन मानता था। ऐसे में उसकी शिकायत क्यों करता मैं? तुमने मीरा को समझाने की चेष्टा नहीं की? यह उसका व्यक्तिगत मामला था। मैं समझाता भी तो क्या समझाता? वो नागेश को छोड़ने के लिए रास्ते की तलाश कर रही थी। क्यों? क्योंकि नागेश ड्रग्स का धंधा करता है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। जगमोहन ने सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। शौरी ड्रग्स का धंधा करता है? हाँ। रतनचंद गंभीर स्वर में कह रहा था। ये बात मीरा को पसंद नहीं थी। उधर शौरी ड्रग्स का धंधा छोड़ने को तैयार नहीं था, क्योंकि दूसरे कामों में काफी नुकसान खा चुका था। ड्रग्स के धंधे ने ही उसे नुकसान से बाहर निकाला था। यूं भी शौरी महीने में 25 दिन ड्रग्स के धंधे की वजह से शहर से बाहर रहता था। ऐसी जिंदगी मीरा को रास नहीं आ रही थी। और तब उसे रंजन श्रीवास्तव मिल गया। रंजन श्रीवास्तव से उसकी अच्छी पटने लगी और वो नागेश को छोड़ने की फिराक में थी। रंजन श्रीवास्तव करता क्या है? छोटा मोटा बिजनेसमैन है। मीरा ने ही बताया था। फिर क्या हुआ? मीरा ने मुझे 2 3 बार कहा था कि वो नागेश को छोड़ देगी। मैंने उसे समझाने की चेष्टा की, परंतु वो तय कर चुकी थी। उधर नागेश यही सोचता रहा कि मीरा के संबंध मेरे साथ हैं। मैं ही उसे उकसाता रहता हूँ। देवराज चौहान और जगमोहन रतनचंद को देखते रहे। जब मीरा ने नागेश से अलग होने के बाद न, जब मीरा ने नागेश से अलग होने की बात नागेश से कही तो वो हत्थे से उखड़ गया। मीरा के साथ साथ वो मुझे भी गालियां देने लगा। 2 बार नागेश ने मुझे फोन करके कहा कि मैंने उसकी बीवी को भड़का दिया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तब भी मैंने उसे ये बात नहीं बताई कि वो शख्स मैं नहीं, रंजन श्रीवास्तव है। तुम्हें बता देना चाहिए था, जगमोहन बोला। ऐसे में वो उसी वक्त रंजन श्रीवास्तव को खत्म करवा देता। अब वो तुम्हें अपराधी मानकर तुम्हें खत्म करने पर लगा है। मैं नहीं जानता था कि वो ऐसा करेगा मेरे साथ। उसकी निगाहों में अभी भी तुम ही हो उसकी बीवी को भड़काने वाले। तो वो ऐसा क्यों नहीं करेगा? रतनचंद परेशान लग रहा था। उसकी बीवी मरी कैसे? मैं नहीं जानता। रतनचंद की आवाज में व्याकुलता के भाव आ गए। मीरा और नागेश की लड़ाई चल रही थी। मीरा तलाक लेकर उससे अलग होना चाहती थी। नागेश नहीं चाहता था कि मीरा ऐसा करे। फिर एक दिन मीरा ने अपना सूटकेस तैयार कर लिया। वो घर से जाने के लिए तैयार हो गई थी। मेरी बात मीरा ने ये बात मीरा ने मुझे फोन करके बताई, तो मैंने उसे समझाया, लेकिन मेरी बात नहीं सुनी उसने। उसके बाद मीरा से मेरी बात नहीं हुई। परंतु अगले दिन सुबह खबर मिली कि मीरा अपने घर में मृत पाई गई। उसकी मौत ज्यादा ड्रग्स लेने से हुई। और ड्रग्स कैसे ली उसने? जहां तक मेरा ख्याल है, ड्रग्स मीरा ने ली नहीं बल्कि नागेश ने उसे दी होगी। ड्रग्स के माध्यम से नागेश ने ही उसकी हत्या की। परंतु ये बात साबित कैसे होती? नागेश को अपना बचाव करना आता है। पुलिस में उसकी पहचान है। मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं रही कि मीरा को कैसे मारा गया।
मैं मन से मीरा को ही दोषी मानता था, क्योंकि रंजन श्रीवास्तव के चक्कर में पड़कर वो नागेश को छोड़ने जा रही थी, जो कि गलत बात थी। मीरा को ऐसा करना नहीं चाहिए था। फिर मीरा की मौत के 2 दिन बाद नागेश ने मुझे फोन करके व्यंग भरे स्वर में कहा कि मेरी माशूका मर गई। गलत फहमी थी नागेश को। तब मैंने नागेश को समझाने की चेष्टा की कि मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं था, परंतु उसने मेरी एक न सुनी और फोन बंद कर दिया। मैंने उसकी बात की परवाह नहीं की। वक्त बीतता चला गया। अब करीब साल भर बाद नागेश ने मेरी हत्या की सुपारी तुम्हें दे दी। मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि नागेश मेरे साथ ऐसी कोई हरकत करेगा। साल भर में तुम्हारे और नागेश के बीच कोई बात नहीं हुई? नहीं, हम दोनों में दोस्ती का रिश्ता खत्म हो चुका था, क्योंकि वो मुझ पर मीरा को लेकर शक करता था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कुर्सी पर जा बैठा। रतनचंद गंभीर दिख रहा था। जगमोहन चुप रहा। तुमने जो बताया है वो सच है? देवराज चौहान ने पूछा। पूरी तरह। रंजन श्रीवास्तव का पता जानते हो? हाँ, कहकर रतनचंद ने रंजन श्रीवास्तव का पता बता दिया। अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें हम मारेंगे नहीं। क्यों? मेरी हत्या के लिए तुमने 3 करोड़। शौरी ने झूठ बोलकर तुम्हारी हत्या की सुपारी हमें दी है। उसने मन घड़ंत अखबारों का पुलिंदा हमें थमा दिया, जिसे कि उसने खुद तैयार किया था। उसने ये बात भी झूठ कही कि तुम ड्रग्स का धंधा करते हो। उसकी बीवी किसी और वजह से मरी और इल्जाम तुम पर लगा दिया। इसलिए सारा मामला तो यहीं खत्म हो जाता है। रतनचंद कुछ नहीं बोला। शौरी ने हमसे झूठ क्यों बोला? जगमोहन ने कहा। वही बताएगा ये बात। तुम रंजन श्रीवास्तव से मिलकर बातों की सच्चाई पता करो। मैं अभी रंजन श्रीवास्तव से मिलकर आता हूं, जगमोहन ने कहा। मैं जा सकता हूं? रतनचंद बोला। अभी नहीं, पहले बातों की सच्चाई तो परख लेने दो। क्या पता झूठे तुम ही हो। जगमोहन बोला। मैंने सच कहा है, पता चल जाएगा। इन बातों का गवाह कोई और भी है? इन बातों का गवाह कोई और भी है? देवराज चौहान ने पूछा। मेरी पत्नी है। उसकी गवाही नहीं चलेगी। वो तुम्हारे लिए झूठ भी बोल सकती है। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। तुम रंजन श्रीवास्तव से मिलकर बात करो और इसके हाथ पांव बांध दो। जगमोहन रतनचंद के हाथ पांव बांधने की तैयारी करने लगा। मुझे बांधना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मैं भागूंगा नहीं। मैं चुप रह। तेरी कोई बात नहीं मानी जाएगी। जगमोहन ने उसके हाथ पांव अच्छी तरह बांध दिए। तुम कब तक मेरी बातों की सच्चाई का पता लगा लोगे? अगले कुछ घंटों में। उसे बांधने के पश्चात देवराज चौहान और जगमोहन कमरे से बाहर निकले। धर्मा धर्मा के पास उस कमरे में पहुंचे जहां वो बंधा पड़ा था। रतनचंद रूपी देवराज चौहान को देखते ही धर्मा का चेहरा कठोर हो गया। वो कह उठा। तुम बहुत कमीने हो। वो कैसे? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। इस तरह धोखे में रखकर किसी को कैद कर लेना कोई बहादुरी नहीं होती। ये धोखा नहीं था, हमारी खामोश लड़ाई है। तुम लोग अपने अपने पैंतरे चल रहे हो और हम तुम लोग अपने पैंतरे चल रहे हो और हम अपने। लड़ाई 2 तरह की होती है, हथियारों से या फिर शांति से। ये लड़ाई चुप्पी वाली है। इसलिए जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। एक बार मुझे मौका मिल जाए देवराज चौहान, तब तुम्हें इसी में तसल्ली होनी चाहिए कि मैं तुम्हारा अहित नहीं चाहता। सिर्फ कुछ देर के लिए कैद में रखा है। वक्त आने दे, तेरी सारी बातों का जवाब देंगे। धर्मा ने कड़े स्वर में कहा। जुबान बंद रख। जगमोहन तीखे स्वर में बोला। एक लात भी पड़ गई तो फालतू बोलना छोड़ देगा। धर्मा ने कहर भरी निगाहों से जगमोहन को घूरा। तेरे को तो नहीं छोड़ूंगा मैं। धर्मा गुर्रा उठा। बहुत ढीठ है, लात खा के ही मानेगा। उसके बाद दोनों राघव के कमरे में पहुंचे। राघव के हाथ पांव बंधे हुए थे, फर्श पर पड़ा था वो। जगमोहन के साथ इस तरह रतनचंद को घूमते पाकर राघव चौंका। क्या चक्कर है रतनचंद? राघव कह उठा। जगमोहन से दोस्ती हो गई? मैं रतनचंद नहीं, देवराज चौहान हूं। देवराज चौहान? राघव के माथे पर बल पड़े। क्या कहते हो? ठीक कह रहा हूं मैं। लेकिन तुम रतनचंद, राघव ने कहना चाहा।
मैं तभी रतनचंद बन चुका था जब काशीनाथ ने खामखा गोलियां चलाकर तुम लोगों का ध्यान बांटा। रतनचंद तब गनमैन के रूप में था और मैं उस पर काबू पाकर उसकी जगह लेने में सफल हो गया और तुम लोगों के साथ बंगले में जा पहुंचा। ओह, और हम सोचते रहे कि काशीनाथ ने वहां शोर शराबा क्यों किया। तुम तो सच में बहुत चालाक हो। खेल तो खेल ही होता है, जिसका वार चल जाए उसे चालाक कहा जाता है, जीता हुआ कहा जाता है। मौत के खेल में कोई भी हमेशा चालाक बना नहीं रह सकता। सब कुछ वार चलने पर निर्भर करता है, देवराज चौहान ने कहा। अपना चेहरा दिखाओ, राघव बोला। बाद में दिखाऊंगा, अभी खेल जारी है। एक्स्ट्रा और धर्मा को शक नहीं हुआ तुम पर कि? नहीं, वो दोनों मुझे रतनचंद ही समझते रहे। अब तुम यहाँ अकेले नहीं हो, धर्मा भी यहाँ आ चुका है। धर्मा? यहाँ? राघव की आंखें सिकुड़ी। कुछ देर पहले ही उसे यहाँ लाया हूं। तुम लोग मेरे कामों में अड़चन पैदा कर रहे थे। हम पर काबू पाना हिम्मत का काम है, लेकिन तुम हिम्मत से नहीं चालाकी से काम ले रहे हो। रतनचंद बनकर हमारे बीच रहे, ऐसे में तो कोई भी धोखा खा सकता है। हम भी धोखे में आ गए। राघव ने गहरी सांस ली। एक्स्ट्रा भी जल्दी यहाँ पहुंच जाएगा, जगमोहन बोला। राघव देवराज चांद से बोला, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है। तुम रतनचंद को मारना चाहते थे, परंतु उसे कैद करके रखा हुआ है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? ये जानना चाहता हूं कि हमारे बारे में रतनचंद को खबरें कौन दे रहा था, उसे कैसे हमारे बारे में मालूम हो रहा था, कौन है मेरे आसपास जो ये काम कर रहा है। केकड़ा? ये काम तो केकड़ा कर। केकड़ा असल में है कौन, यही तो मालूम नहीं है। राघव देवराज चांद को देखने लगा, बोला, आज से पहले हमारी ये हालत कभी नहीं हुई। जिस धंधे में हो, वहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, देवराज चांद ने कहा और जगमोहन के साथ बाहर आ गया। राघव कुछ पल तो खुले दरवाजे को देखता रहा, फिर कसमसा कर बंधनों से आजाद होने की चेष्टा करने लगा। कमरे से बाहर आते ही देवराज चांद बोला, तुम रंजन श्रीवास्तव से मिलकर रतनचंद की बातों की सच्चाई पता करो। तभी देवराज चांद के पास मौजूद मोबाइल की बेल बजी। देवराज चांद ने फोन निकाला। धर्मा वाला फोन बज रहा था। हेलो, देवराज चांद ने बात की। तुम कहाँ हो धर्मा, फोन भी नहीं किया। सोनलाल से क्या बात हुई? मैं देवराज चौहान हूँ, एक्स्ट्रा। देवराज चौहान? उधर से एक्स्ट्रा का स्वर हैरानी भरा था। ये फोन तुम्हारे पास कैसे? धर्मा राघव की तरह मेरी कैद में पहुंच चुका है। एक्स्ट्रा की आवाज नहीं आई। दोनों सुरक्षित है मेरे पास, तुम्हें उनकी चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरा काम खत्म होते ही उन्हें छोड़ दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं आता कि धर्मा तुम्हारी कैद में है। एक्स्ट्रा अजीब स्वर में कह उठा। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। चलिए दोस्तों, आज की कहानी यहीं रोकते हैं। अब तो ये 3-1 हो गया। मुझे तो लग रहा था कि ये लोग देवराज चौहान को पहचान जाएंगे और खैर, केकड़ा को मैं सोच रहा था कोई अच्छा आदमी होगा। ये तो समझ में आ गया, वही है, नागेश शौरी है फिर ये केकड़ा। आई मीन, यहाँ तक कहानी आ जाने के बाद यही लग रहा है कि केकड़ा वही होगा जिसने सारी बातें, क्योंकि देवराज चौहान ये सोचकर कि वो मेन पार्टी उसे बताता रहा, तब तक उसे सारी बातें पता चलती रही। और जहां देवराज चौहान ने आइसोलेशन में काम करना शुरू कर दिया, वो एकदम ब्लैंक हो गया। खैर, जो बात मुझे हैरानी दे रही है, या मैं शायद भूल गया हूं, अगर किसी को याद हो तो रखना, कि देवराज चौहान को ये कैसे, सॉरी, केकड़ा को ये कैसे पता चला कि वो जो रतनचंद है वो अ, दाढ़ी मूछे लगाकर और गनमैन बनकर जा रहा है। दाढ़ी मूछे लेने गया था वो सुंदर, जगमोहन उसको फॉलो कर रहा था। दाढ़ी मूछे लेकर आया, जगमोहन को पता चल गया कि दाढ़ी मूछे आ रही हैं।
जगजीत से फेस मास्क आ गया। लेकिन ये बात केकड़ा ने बताई। ऐसे कैसे पता चल गया केकड़ा को? ये गैप है। खैर, मैं सोचने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो अपनी ही कही कहानी को मैं दोबारा सुनने की कोशिश करूंगा और देखता हूँ। अगर किसी को याद आ जाए तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना कि ये बात कैसे उसे पता चल गई कि गनमैन बनकर जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि 60 पेज और हैं। ज्यादा से ज्यादा एक ही एपिसोड और बनेगा, थोड़ा सा लंबा बना दूंगा मैं, तो 1 घंटा 10-15 मिनट में कवर हो जानी चाहिए। मिलते हैं फिर इस कहानी के करीब करीब शायद अंतिम भाग में। अ, अगर ना हुआ तो 2 हिस्सों में कर दें। 2 हिस्सों में फिर वही 30-30 मिनट का होगा शायद, जो कि मुझे नहीं लगता कि इतना कोई मजेदार एक्सपीरियंस रहता है। कम से कम 1 घंटा तो कहानी चलनी चाहिए। ठीक है। अ, आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी। अब आप लोगों के इतने सारे लोगों ने कमेंट्स कर दिए हैं दोस्तों, तो मैं अगले एपिसोड में सबके नाम शुरू में ही ले दूंगा। अभी मैं जानबूझकर नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि अगर किसी एक का रह गया तो मेरी तरफ से बहुत बड़ा गुनाह हो जाएगा कि अगर मैंने किसी अपने लॉयल श्रोता का नाम नहीं लिया, खास तौर पे जिन्होंने कमेंट्स किए। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई भी ऐसा हमारा श्रोता नहीं रहा अब जिसने केवल एक कमेंट किया हो। सबने मोर देन वंस कमेंट कर दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। इसी तरह अपने भाई का हौसला बढ़ाते रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। अगले भाग में मिलते हैं। तब तक आप हमारे चैनल कहानी वार्ता ऑडियो बुक्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद, वंदे मातरम।